और द अदर। और अच्छी बात ये है कि हम लोग बाद में रेफर टू भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाई व्हेन आई प्रेफर ऑनलाइन इवन व्हाइल आई वाज इन कराची। जब मैं कराची में भी था तब भी मैं ऑनलाइन ही करा। Again, Karachi is too big a city, and then I had a job, so I had to take some time out. तो बहरहाल हो जाता है। इंशाल्लाह CSS भी हो जाता है, so you don't have to worry about it. Since most of you are newer people, so in order to break ice हम लोग ये करेंगे कि थोड़ा सा बिल्कुल क्विक सा एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। और फिर जो है वो क्या करेंगे हम लोग के फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इन दिस वे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा लोगों को, बिकॉज आज क्लास रीस्केड्यूल भी हुई है। तो बाय ऑल एथिकल रीजंस इट्स इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा सा टाइम दें। और फिर हम थोड़ा इस्लामियत के रहे जो साइंस एंड एबिलिटी के कोर्स आउटलाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं। और इस की खास बात यह है कि ये कोर्स एक लिहाज से देखा जाए तो बहुत एक्सटेंसिव भी है, दूसरे लिहाज से देखा जाए तो इतना अ, इतना बड़ा कोर्स भी नहीं है, आसान भी है। तो इट कैन गो बोथ वेज। तो उसको देख लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों से भी पूछ लेते हैं कि क्या चीज़ें आप लोगों को करना है, आप किस अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहेंगे। बिकॉज ज़्यादा डिफिकल्ट उन लोगों को फील होता है जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो अ पाथ कि जो उन लोगों को भी हेल्प करे, अ, उन लोगों के लिहाज से भी अच्छा हो। सो दैट इज अनदर अप्रोच। तो इन तमाम को आज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो मेरा नाम हसनैन अरशद है और मैंने 2020 में CSS पास किया था। अभी जो है वो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मैं पोस्टेड हूँ और अभी अंडर ट्रेनिंग है। और अल्लाह का शुक्र है कि CSS किया और हो भी गया। और इससे पहले आई एम एन इंजीनियर, यस। मैंने इस्लामाबाद से ही इंजीनियरिंग की है, ना से स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइंसेस से। उसके बाद आई हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर सम टाइम, वर्कड फॉर कोका कोला एंड देन फॉर GlaxoSmithKline। और उसके बाद फिर ड्यूरिंग माय टेक द CSS एग्जाम। और बस जो टाइम फ्री मिल जाता था थोड़ा बहुत ऑफिस से आके 3-4 घंटे मिल जाते थे वो कर लिया। और सैटरडे संडे थोड़े से ज्यादा पढ़ लिया। सो आई वाज एबल टू क्लियर द एग्जाम। सो फर्स्ट लेसन इज इफ आई कैन डू इट यू कैन आल्सो डू इट। इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। ठीक है जी। बिकॉज आप सोचिए प्राइवेट जॉब के साथ काफी डिफिकल्ट होता है, स्टिल हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव सी चीज हो जाएगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। Secondly, what is the second thing? Secondly, I think uh, yes, I did not clear my first attempt. मैंने 2019 में दी, and then I had 683 marks, and I could not clear essay exam. So 683 is my score in 11 exams. So it is quite a reasonable score. But again, if you don't clear one exam, तो आप किसी भी तरह से पास नहीं कंसिडर होते। लेकिन 683 देखकर आपको थोड़ा दुख होता है और आप बड़ा डिजेक्टेड फील करते हैं। तो मैं भी बहुत डिस्करेज था। और क्या कहते हैं,
एंड आई हैड थॉट कि मैं दोबारा अटेम्प्ट नहीं दूंगा। लेकिन बस कुछ दोस्तों ने कहा यार ये तो बहुत अच्छे नंबर हैं, एक दफा और ट्राई कर लो, क्या पता पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी आएंगे, टॉप भी कर लेंगे। तो हमने फिर इसी तरह एक और दफा दे दिया। तो परसिवेरेंस जिसको हम साबित कदमी कहते हैं वो बड़ा मैटर करती है। तो अल्लाह ताला ने मदद की। अच्छा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 12 सब्जेक्ट्स में भी उतने नंबर नहीं आए जितने फर्स्ट अटेम्प्ट में आए। तो अगेन ये मार्क्स जो है ना, ये एक हद तक मार्क्स के अंदर इतना ज्यादा शायद नहीं होता। स्टिल व्हाट इज आवर जॉब इज टू वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। So there is give to the people I am facilitating, because I don't like the word mentor or teacher, because I don't think I am one. So while facilitating anyone, I give I think 2-3 pieces of advice. तो उनमें से जो एक मुफ्त मशवरा है वो ये है कि there is a word that I always write. So let me write that word in the chat since most of you are new. So that is the word called overkill. So mostly what happens that हम अपनी तैयारी के दौरान कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं और फिर दीवानवार तैयारी करते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं और फिर कहीं शादी में नहीं जाना, नमाजें पढ़ रहे हैं कमरों में पढ़ रहे हैं, पढ़ना ना पढ़ना आपका इख्तियार है। उसके बाद जी बस लगे हुए हैं रट्टे किताबें होके मार मार के पागल हो जा रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट इट मैटर्स। That is why I have used the word overkill. Do not do something more than it is required. So smart work is what is important. तो स्मार्ट वर्क कैसे होगा कि सही जगह पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन पे मेहनत की जाए, अपने कॉन्सेप्ट्स को और अपनी सोच को और अपने क्रिटिकल एनालिसिस को बेहतर किया जाए, रादर देन कि वो पागलों की तरह पढ़ के, क्योंकि आप जो भी कुछ पढ़ेंगे आपसे पेपर में उस तरह से नहीं पूछा जाएगा, आपका अपना ओपिनियन मैटर करेगा। तो हम लोग अंडर ट्रेनिंग है तो हमारे भी इम्तिहानात होते हैं। तो अगेन उसके अंदर भी ज्यादा जो वक़्त रखती है बात वो ये कि हमारा ओपिनियन, हमारा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन क्या है। ठीक है जी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो एक पीस ऑफ एडवाइस हो गई, और दूसरी पीस ऑफ एडवाइस जो है जिसने मुझे बहुत हेल्प की, बिकॉज आई हैड लिमिटेड टाइम विद जॉब, और मैंने कोई अपनी नौकरी के पहले 6 साल में कभी भी नहीं सोचा था कि मैंने CSS देना है। तो मैंने कोई खास इस बारे में, बट वन थिंग दैट हैड हेल्प मी अ लॉट एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो है अखबार पढ़ना। अखबार को शौक से पढ़िए और इंटरेस्ट के साथ साथ अटेंशन भी पे कीजिए उसको। तो वो आपको बहुत हेल्प करता है, और मुझे तो बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प किया। एंड समटाइम्स आई थिंक व्हेन आई सी फ्यू ऑफ माय peers, oh my god, they had worked so hard and I did not do, so I must be lucky. So I might have been lucky, but one thing that helped me a lot in most of the subjects preparation, it's a piece of advice that for all 12 subjects, is that I fond of reading newspapers since class 6 7, and without any interest for CSS. It's just that there were a lot of newspapers that were sent to our home, and my father was like a big uh, how should I say, he was a big fan of reading newspapers. So फिर मुझे भी मजबूरी में पढ़ने पड़ ही जाते थे, जब आपके घर में 5-6 अखबार आते हो तो आप कोई ना कोई, सो आपका इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बन जाए। सो दीज आर द टू पीसेस ऑफ एडवाइस। बाकी over the course of the course we'll definitely go through. इसके अलावा yes, I think I have taught sociology already at CSS Corner, and Allah has been very kind that it is one of the most popular courses, rather the most watched course on YouTube channel CSS Corner. So those of you who are opting for sociology, I think you can always refer to it, because sociology से थोड़ा सा लोग डरते हैं, and I am quite
quite a fan of sociology. So, but if you people like it, then do opt for it, and then you can seek advice there. उसके अलावा I think Islamiyat to an extent हमने किया था. International relations we had begun. I'll try to resume international relations, or upon request of previous batch who has I think was set in 2022's attempt. तो हमने कुछ क्रैश कोर्स किए थे, कुछ recent टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की थी, करंट अफेयर्स पे. एंड यस, पाकिस्तान अफेयर्स इज अनदर कोर्स दैट वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. अगर पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स की बात ये होती है कि दे आर ऑलवेज इवॉल्विंग. सो डेफिनेटली वी आर going to go through these. If need be, I'll pick up few more topics which have not been covered and we'll go through. Now there has been not recently but for quite some time कि हम general science and ability start करें. My apologies, I have been extremely busy with my training, but now I have got some time, so I thought uh, let's do it because I love general science and ability and I've used to find it a very easy subject. तो आप इसको अब स्टार्ट करते हैं, मगर आई थिंक it was needed because most of you are new. Almost I think out of 29 people, I think 27 are from the newer batch. So I just wanted to give you a bit of what should I say, a bit of comfort in your apprehensions, that don't get so worried. It is doable as a whole CSS, and then the courses are doable. अगर आपको कोई optional में confusion है कि रखें ना रखें, still you have some time. Don't worry, मैंने भी जुलाई में ही start किया था, as far as I remember. CSS की तैयारी करना 2019 में, तो ये हो जाती है, इतनी घबराहट की बात नहीं है. You can manage it. और अगर किसी ऑप्शनल के बारे में कंफ्यूज्ड हैं तो यू कैन डेफिनेटली आस्क. और अगर सोशियोलॉजी में आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप एक 3-4 लेक्चर्स देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा आपको रखनी चाहिए. ठीक है जी. बाकी CSS कॉर्नर is actually very lucky to have extremely dedicated people who actually not only teach you but most of them come physically, invest their time and contribute. So it is actually a success because of those dedicated people. And no, IR is not necessary to opt for foreign service. कोई भी सर्विस के लिए आपको कोई भी कोर्स मैंडेटरी नहीं होता, वो बाद में आपको अच्छी तरह सिखा दो, कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से सिखा दो. और IR रिज्यूम करें. यस, आई थिंक आई शुड रिज्यूम IR. let me take some time out. Ability maybe this week, next week हम नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि कुछ IR का भी कर लें. बट डोंट वरी, इन सितंबर विल डू IR. जस्ट टेक इट एज अ कमिटमेंट. ओके जी. इसके अलावा काइंडली सेट योर माइक अगेन. So except for Rida, is there any other person who is having a problem hearing me? Any other person who's facing the problem? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सर बार-बार आवाज में बहुत कम हो जाती है. बार-बार आवाज कम हो जाती है. अच्छा, मैं तो हिल भी नहीं रहा यार, और माइक भी बिल्कुल फिक्स है. चलें, लेट मी सी. अगर बार-बार आवाज कुछ लोगों के लिए ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब है देयर इज अ सिग्नल इशू. सो यू बेटर सी योर साइड ऑफ द कनेक्शन. थैंक यू वेरी मच. वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्लाह. अच्छा जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अच्छा जी, ओके, थैंक यू. If you feel the problem again, we'll do something. अच्छा जी, energy, economy, Bangladesh and Pakistan comparison topics were one of your best lectures in Pak Affairs, taught comprehensive and concept. चलें जी, thank you very much SM, Mr. SM.
Thank you very much. Let's start. अच्छा जी, पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, what is this course about, and then we are going to cover one topic. और फिर I am definitely going to also ask you which approach would you like to follow. Before we start, let me ask you people to raise your hands. आप में से कितने लोगों का साइंस या इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड? अब साइंस से मेरी मुराद है कि जैसे कोई साइंस सब्जेक्ट किया हो या इंजीनियरिंग की हो, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनी सच थिंग. ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 7 लोगों का ये बैकग्राउंड हो. हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव, अब नहीं ये मी नहीं करें, आप लोग हैंड रेज कीजिए. प्लीज यूज द हैंड रेज ऑप्शन एट Zoom. Because in our foreign service, more than half of us are engineers. So keeping that sample space, the predictability is more. Okay. सही है. So ठीक है. I have got an idea. Almost half of you are definitely going to be engineers or have science background. तो उन लोगों के लिए तो खुशखबरी ये है कि आप लोगों को तो बहुत ही आसान लगने वाला है ये कोर्स. Because I also am an engineer, as I have just told you. तो आप लोगों को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसे इजी ले लें, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए. All of you can lower your hands down now. Okay, तो दूसरी बात ये कि जिनका नहीं भी है बैकग्राउंड, टॉपिक्स वी आर टॉट आर वेरी इजी, और उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है. अगर इंजीनियर्स को या साइंटिस्ट इज द राइट वर्ड, बट साइंटिस्ट हैज अ कॉनोटेशन, या साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों को थोड़ी ज्यादा आसानी होगी. तो आप लोग हल्की सी एफर्ट से आप लोग एट पार आ सकते हैं. बहुत अच्छे मार्क्स भी लेते हैं लोग. इवन बिजनेस ग्रेजुएट्स बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं. फॉर्चुनेटली देयर इज एन एबिलिटी पोर्शन व्हिच कैन बी 40 मार्क्स, एंड मैं तो दोनों दफा सबसे पहले एबिलिटी वाले सवाल करके आ जाता था. कम से कम 40 नंबर पक्के हो जाए तो हम पास हो जाए, उसके बाद भाई बात. तो एबिलिटी इज वेरी इजी, एंड engineers and math background people, business grads, they find it very easy. अब हम अगर देखें कोर्स आउटलाइन आप लोगों के पास भी होंगी. I'm not going to reflect it on the screen. I am opening it in front of me. अगर आपको नहीं है तो मैं जान के नहीं फिर दिखाऊंगा आपको. I would say कि आप FPSC की वेबसाइट पे जाएं तो खुद कोर्स आउटलाइन देखें. दो पार्ट्स होते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के. पहला पार्ट है जनरल साइंस, जिसमें बेसिक साइंस या एवरीडे साइंस या फंडामेंटल्स ऑफ साइंस कवर होता है. 60 मार्क्स होते हैं, यानी आउट ऑफ आई थिंक 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस. सो 2 क्वेश्चंस की चॉइस होती है, तो 3 में से आप 5 में से 3 करने होते हैं. 60 नंबर के बाद आपका जनरल एबिलिटी होता है, जिसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स आ जाती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आते हैं कि बाजों का इवन पैटर्न भी आ सकता है, मेंटल एबिलिटीज भी आता है, और इसकी थ्योरी भी आता है. ठीक है जी. अब थोड़ी देर बाद आवाज लो हो रही है, तो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो वैसे भी एक क्लास अभी लेके बैठा हूँ, और दे डिड नॉट फेस एनी इशू. बट इफ इट परसिस्ट देन वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट. अच्छा जी, ये तो हमने जो एबिलिटी वाला चीज है वो 40 मार्क्स का है. 3 आउट ऑफ 3 आपने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं. अगेन people are afraid of numbers, so I had, so one of the siblings of mine has always been terrified of maths, so I can relate to it that way. And fortunately I was very lucky to have been good in maths. मुझे तो नहीं इतना फील होता, लेकिन I can understand that people can have issues with mathematics, but don't worry, we are going to do that.
अच्छा जी, whosoever has their mic off mute, please go on mute. अच्छा, अब हम देख लेते हैं बेसिक टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। पहले साइंस के देखते हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से FPSC फिजिकल साइंस। समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोग खुद भी जाएं और जैसे आई एम वेरी बैड एट वेब सर्फिंग और सर्चिंग समथिंग ऑन इंटरनेट, सो नाउ आई एम फीलिंग द brunt of it that sometimes बड़ा मुश्किल होता है कि आपको आपकी डिजायर्ड टॉपिक पे बताना। फिजिकल साइंसेज है, यूनिवर्स और गैलेक्सी और ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके प्रोसेस ऑफ नेचर, सोलर सिस्टम पे है, सोलर इक्लिप्स, एवोल्यूशन, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आई फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक और हरिकेन्स और फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनोज, सुनामी, ये सारी चीजें। और आमतौर पे नेचुरल डिजास्टर्स और हैजार्ड्स जरूर एक सवाल आता है। ठीक है, इट्स अ शोर शो इस चैप्टर से कवर दीज, और मे भी शायद हमें एक एक तो खैर बिल्कुल भी नहीं, दो या दो से ज्यादा लेक्चर। एनर्जी रिसोर्सेज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन एटॉमिक, sometimes a question can be asked from there. Modern materials and chemicals, antibiotics, vaccines, fertilizers, pesticides. तो ये सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगेन इनको सिर्फ हम एक तरह से रिवाइज ही कर रहे होंगे और थोड़ी सी वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे कि जी याद करना है तो क्या चीज करेंगे तो हम बेहतर तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फिजिकल साइंसेज यानी फिजिक्स हो गया एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल साइंसेज। अच्छा, जिन लोगों का बायोलॉजी का या मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं होता ना, वो पकड़ के आमतौर पे सेक्शन को छोड़, नॉट अ बैड आइडिया बट नॉट अ गुड आइडिया टू, बिकॉज इसमें से बात होकर बड़े इजी क्वेश्चन लोग इनको छोड़ देते हैं, बिकॉज एनाटॉमी वाला जो पार्ट है, एनाटॉमी क्या होती है। बल्कि चले हम ऐसा करते हैं, पहले हम कोर्स आउट, बेसिस ऑफ लाइफ, सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होते हैं, और सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, के क्या फंक्शन है, ये पहला पार्ट हो जाता है। बायोमोलिक्यूल अगेन इंपॉर्टेंट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। अगेन इट्स अ ब्रीफ टॉपिक बट वेरी इंटरेस्टिंग, खासकर टेक्सोनॉमी जिन लोगों को जस्ट गिव मी यानी प्लांट और एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे होती है, उनके नाम कैसे पढ़ते हैं, समटाइम्स आपको सर थोड़ी कितने बजे तक सर कितने बजे तक चलेगी क्लास? 8:30 बजे तक। ओके सर। हॉल हो गया आज देने। जी प्लीज गो ऑन म्यूट मैडम। बिल ले ली उसने। जी जाहिद बाजवा म्यूट पे चले जाएं प्लीज। ओके, सही है जी। तो बट कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्बेंस है आवाज में। ओके, I'm so surprised why is this the case, because I have not received any complaints otherwise. ठीक है, एक तो मैं ये देख लेता हूँ, दूसरा ये क्या ट्राई कि मैं थोड़ा सा जल्दी भी क्लास को कंडक्ट कर लूँ, बिकॉज प्रॉब्ली फिर यहाँ पे सिग्नल्स का इशू, बिकॉज हम जहाँ पे रहते हैं वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड जगह है, लेकिन नेट का इशू इसलिए आज से नहीं है बिकॉज आई I have taken many classes from sitting from here. Probably हो सकता है 12th Muharram sometimes state is going to cut on phones and everything. Let's see. Don't worry, there is nothing important right now being missed out. तो अभी हम कोर्स आउटलाइन में ही है, ह्यूमन फिजियोलॉजी
यानी ह्यूमन बॉडी के ऊपर मेन ऑर्गन हमारे कौन कौन से, हमारे जो माइक इशू, अभी आवाज क्लियर आ रही है जी सबको? जी ओके। So let me again show you कि माइक तो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, लेकिन I'll try to change the mic in again in the next class. ठीक है जी, just bear with me. Okay, okay. Just wait for 1 more minute. Let me also. I think a background noise भी आपको नहीं आएगा तो you feel better. Okay. अच्छा जी, तो उसके बाद है ब्रीफ अबाउट फिजियोलॉजी। इसमें क्या है कि हमारे मुख्तलिफ सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सिस्टम्स क्या हैं, ये नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम्स कैसे वर्क कर रहे हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनके मेजर फंक्शंस क्या हैं, और कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, ये आ जाता है सवाल। ओके, कॉमन डिजीजेस अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 90% चांसेस होते हैं कि एपिडेमिक्स या डिजीज से कोई ना कोई सवाल आए। तो क्योंकि सवाल पार्ट्स में आते हैं, जनरल साइंस नोबिलिटी में 4 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का, इवन 10 नंबर का भी सवाल आ सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम पोलियो, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू और इनके causes, इनके इम्पैक्ट ऑन बॉडी और न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूजिंग बायोफ्यूल इम्पोर्टेंट है कि बायोफ्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है और उसकी क्या एनवायरमेंटल साइंस थर्ड पार्ट। एनवायरमेंटल साइंस क्या क्या है जी, द एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं, या देखें पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, food sciences very important topic from exam बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी हमारे essential constituents या nutrients हैं, vitamins, fats, carbs। उसके बाद ओके, क्वालिटी ऑफ फूड में availability, ये सारी चीजें कि क्वालिटी ऑफ फूड को रिटेन करने की क्या फूड डिटर्मिनेशन। अगेन वेरी फेवरेट क्वेश्चन। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कभी किसी को आवाज नहीं आ रही, कभी किसी को आवाज नहीं आ रही, एंड देयर आर फ्यू पीपल हु आर सेंडिंग मी डायरेक्ट मैसेज कि जी हमें तो बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही। सो अगर आप 30 out of you 31 people, even one of you is having a clear voice, it means the problem is not at the source's end, problem is at the receiving end। और अगर आप लोग गुलिस्तान जौहर और उसके इर्द गिर्द गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड के करीब हैं, तो आई एम स्केप्ट कि आज वाकईतन आप लोगों को आवाज का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज आज वहां पे सिग्नल होता है। ठीक है जी, today is 12th of Muharram, so I believe that there is of there is issue of okay, IT कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वन ऑफ मोस्ट फेवरेट। ठीक है जी, उसके बाद जब हम एबिलिटी शुरू करेंगे तो हम एबिलिटी के ऊपर बात कर लेंगे। सो टुडे लेट्स बेसिकली डिस्कस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज सेल बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेस में हम पढ़ेंगे कि सेल क्या स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसकी क्या और उसकी क्या फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ सेल्स।
ठीक है, इट्स एन इजी टॉपिक, जिसको नहीं पता है वो हाथ भी खड़ा कर ले, और जिसको पता है वो फिर थोड़ा सब्र करके सुनता रहे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Okay, someone has raised their hand. Let me first look at them. अच्छा जी, stop sharing first. जी हसन सिद्दीक, आपका क्या सवाल? Okay, let me stop here for 2 minutes. आप में से जिस जिसको आवाज का इशू है जरा वो लोग हाथ खड़ा। All of you who are having a voice issue, I'm going to wait for 2 minutes. Please raise your hand. Right now, who is not able to hear? अच्छा जी. So my question is the same. Why do other people not have an issue of voice? The problem is, if there is a problem at the source, फिर आप में से किसी एक को भी क्लियर आवाज नहीं आनी चाहिए. That is my, और ये बल्कि हम आपको जब कम्युनिकेशंस वाला एक हमारा मॉड्यूल भी है, जब वो करेंगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगी. So this is something which I am unable to understand. If few of you have a problem in receiving the signal, then the rest of you should also have the problem. क्योंकि देखिए मेरी साइड से तो एक ही किस्म की आवाज जा रही है ना. So most likely it is that there is. हाँ जी, ये कोई बोलना चाह रहा है जी. हिना मैडम, हिना म्यूट पे चली जाएं अगर आप गलती से आ गए हो. ओके, now you can lower down your hands. And don't worry, it will be available. I'm also going to see the recording of it. कि अगर तो recording में भी problem है तो then I'm going to do some corrective action. ठीक है, because ये recording available हो गया आप लोगों के पास, so इंशाल्लाह YouTube पे. So let me share my screen now. Just in a minute. Here we are going to share the screen. Share, yes. So now you people must be able to see the screen. Okay जी, सेल बायोलॉजी हम बहुत बेसिक इसको टच करेंगे, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज वन बुक एंड recommend one book which I found very comprehensive, to the point and very helpful. Because again, इसका कोर्स इतना एक्सटेंसिव है कि आप जितना मर्जी पढ़ते रहें आपको लगेगा कि आपने कंप्लीट नहीं किया. So there is one book that gives you reasonable satisfaction, and that is General Science and Ability with MCQs by Mia Shafiq and Rabia Saher. और ये publish की है जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स. It is the best book in my opinion. Generally, I do not recommend a single book, or generally I don't recommend a book because I don't think कि book से बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है. मगर this is one book that will be extremely helpful for you in General Science and Ability. So I'm going to take some help from there too, moving forward. Few of the sections of this book. सर एबिलिटी पोर्शन भी हमें मियां शफीक वाली बुक से कवर करना है, एबिलिटी वाला पोर्शन. जी जी जी, बिल्कुल ऐसे. वो मैंने सुना है कि मुश्किल है, वो कह रही थी कुछ टीचर्स के मुश्किल है, आप किसी वेबसाइट से कर लें. मैं आपको करा दूंगा, आगे आपकी मर्जी. आई डोंट थिंक कि मुश्किल है. डोंट वरी अबाउट एबिलिटी पोर्शन.
ओके सर। हाँ जी, दैट इज द पर्पस ऑफ मी कमिंग हेयर, कि आप लोगों को मुश्किल ना हो. सो व्हेन आई यूज्ड टू बी इन कराची, सो फॉर सम टाइम आई टॉट इन एन एकेडमी, एंड अगेन वहां पर भी यही था कि लोग बहुत घबराते थे, लेकिन हमने फिर एबिलिटी पोर्शन किया एंड पीपल लाइक्ड इट. सो डोंट वरी अबाउट इट. सर आपने अपने टाइम पर ट्यूटर्स वगैरह, टीचर्स वगैरह लिए थे नहीं मैडम, मैंने एकेडमी? नहीं लिया था, बिकॉज आई कुड नॉट अफोर्ड बिकॉज ऑफ माई टाइम. मैं क्योंकि जॉब कर रहा था, उसके साथ तो फिर टाइम ही नहीं मिलता. So I did not seek any tuition, fortunately. Okay जी, cell biology. Cell is the unit of structure and function of all living things. हर जो जानदार है वो सेल से मिलकर बनी है. वो फंक्शनल यूनिट भी है, यानी कोई भी जो फंक्शन एक जानदार परफॉर्म करता है वो भी बेसिकली उसके सेल के जरिए हो रहा होता है. उसका स्ट्रक्चर, यानी जिस चीज से हम मिलके बने, वो भी एक सेल के जरिए. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट Robert Hooke ने इसको discover किया. Cytology is the study of all aspects of a cell. Cytology यानी सेल बायोलॉजी क्या. ठीक है जी. जी जी, मियां शफीक की बुक है, ऑफ कोर्स. ओके. Cells are further divided into groups on the basis of major characteristics: prokaryotic cells and eukaryotic cells. ठीक है, दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, prokaryotic cells और eukaryotic. Let's see what is prokaryotic cells. So prokaryotic cells वो cells होते हैं जिसमें जो उसके ऑर्गेनेलीज हैं या उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं, यानी कोई उसके अंदर क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं बनी हुई होती. और यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, जिसमें हर ऑर्गेनेली की, हर कंपोनेंट की, हर कॉन्स्टिट्यूएंट की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है. वो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं. वो फ्यूज नहीं हुए हुए होते, एक दूसरे में मर्ज नहीं हुए हुए होते. ठीक है, जैसे अब इफ यू कैन सी दिस स्लाइड, तो हम पहले यूकैरियोट से शुरू करते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखें, न्यूक्लियस है, वो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म बना हुआ है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं. गोल्जी बॉडीज के अलावा क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आ रहा है, राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है. तो ये हर चीज क्लियरली नजर आ रही है. अच्छा, इन कॉन्ट्रास्ट टू इट, अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखें तो उसमें एक सेल वॉल आपको नजर आई. न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं है, वो एक उसका न्यूक्लियोइड है, यानी एक डिफ्यूज न्यूक्लियस है. राइबोसोम्स बस इधर उधर फैले हुए, मगर वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है. हर चीज अपने फंक्शन. जैसे आप किसी ऑफिस में जाएं, आप एक हॉल में बैठ जाएं और आपसे कहा जाए कि अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का है, वो आपको कहे वो उधर चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां से आप लोगों से पूछते पाछते जाएं. फिर आपसे कोई पूछा जाए कि लॉजिस्टिक्स कौन देख रहा है, तो फिर कोई इशारा कर दे कि वो फलाने साहब, अकरम साहब वहां बैठे हैं, वो देख रहे हैं. फिर आपसे कोई पूछे जनाब, फॉर एग्जांपल फाइनेंस के लोग कहाँ बैठते हैं, तो वो पूछेंगे फाइनेंस में कौन, जो सैलरी देखता है या जो एक्सपेंसेस देखता है, तो आप कहें जी एक्सपेंसेस वाले, तो क्यों वो उधर चले जाए. आप सोचें कि कितना एक मिसमैच है, एक हड़बड़ दबड़ है. तो द आइडिया इज कि देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री. इन कॉन्ट्रास्ट टू इट, यूकैरियोटिक सेल्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं. हर डिपार्टमेंट के अपने रूम्स बने हुए हैं. आपको नेम प्लेट से पता चलता है कहाँ पर है. अच्छा, एडमिन का ऑफिस यहाँ है, फाइनेंस यहाँ पे बैठता है, लॉजिस्टिक्स यहाँ पर है, मार्केटिंग इधर है. सो दैट इज द डिफरेंस. एंड प्लीज नोट कि मैं इतना बेसिक और रुडिमेंट्री लेवल पे इसीलिए जाके समझा रहा हूँ. इट इज मेंट फॉर दोज हु do not have a background. So those who have a science and especially biology background, I think they'll find it a piece of. Okay, moving forward, prokaryotic, eukaryotic पे बात हमने कर ली है. Prokaryotes are the simplest cellular organism. जो organisms prokaryotic cell से मिलके बनेंगे उनको हम prokaryotes कहते हैं. Prokaryotic cells are fundamentally different in their internal organization. जैसे हमने कहा, अंदर जो उनकी चीजें components हैं उसका फर्क. Eukaryotic cells contain a membrane-bound nucleus and numerous membrane-enclosed organelles. Mitochondria, lysozymes, uh, Golgi apparatus, ये Golgi bodies जिनको हम कहते हैं, तो ये well defined है. अब दोनों में comparison हम कर लेते हैं. Prokaryotic and eukaryotic cells के दरमियान difference.
प्रोकैरियोटिक सेल्स, पहले मैं उनका बोलता रहूंगा फिर यूकैरियोटिक, हैव नो न्यूक्लियाई, इनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बट द अदर्स हैव ट्रू न्यूक्लियाई, यानी वेल डिफाइंड बाउंड्री आइडेंटिफाइबल न्यूक्लियस होता है। लैक सम ऑर्गेनेलीज, उसमें कोई बहुत सारे ऑर्गेनेलीज नहीं होते बेसिक फंक्शंस प्रोवाइड करना, बट यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेलीज होते हैं, नॉट फाउंड इन ह्यूमंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स ह्यूमंस में नहीं होते, ह्यूमंस तो बने यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ऑलवेज यूनिसेलुलर, और ये ऑलमोस्ट इनवेरिएबली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की होते हैं, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनके यहाँ बॉडी पार्ट्स स्पेसिफाइड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोड्यूस डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है, एक चीज अपने अंदर टूट के दो बना देती है और फिर दो इंडिपेंडेंट होते हैं। इनके यहाँ जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस मायोसिस से बनते हैं। ये क्या होते हैं ये मैं आपको समझा तो सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, बिकॉज बेसिक साइंस में आपसे कोई माइटोसिस मियोसिस। सेलुलर डीएनए स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में तो क्या होता है, डीएनए स्ट्रक्चर खुद फ्लोट कर रहा होता है, जबकि सर्कुलर होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर लीनियर डीएनए स्ट्रक्चर होता है। ये तो इनके डिफरेंसेस हो। सिमिलैरिटीज क्या है, इंक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों इंक्लोज्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा क्या होता है आप समझेंगे, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये तमाम ऑर्गेनेलीज या कंपोनेंट्स तैर रहे होते हैं। दोनों टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, दोनों के अंदर डीएनए होते हैं, और दोनों साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा से सराउंड घिरे हुए होते हैं। सो दैट इज, हम आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पे। यूकैरियोटिक सेल्स क्योंकि वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज रखते हैं, तो आमतौर पे एक सेल के अंदर और कौन से ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनेलीज द वे यू वांट टू प्रोनाउंस इट। कॉमन ऑर्गेनेलीज include the following: endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, Golgi apparatus, mitochondria, nucleus, chloroplast जो कि सिर्फ प्लांट्स और एल्गी में होते हैं, सेंट्रोसोम्स, वैक्यूल्स। एनिमल प्लांट सेल अगेन डिफरेंट होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंसेस में हम देख लें तो एनिमल सेल्स जो होते हैं आमतौर पे एजी नहीं होते, सर्कुलर से होते हैं। प्लांट सेल्स एजेस वाले होते हैं, यानी रेक्टेंगुलर, कॉर्नर्स आप कह लें रेक्टेंगुलर होते हैं, यानी कुछ इनकी शेप होती है, ठीक है जी। दूसरी चीज है प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। आप देख लें कि जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ एनिमल्स में, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जो रेड होंगे वो सिर्फ एनिमल्स में होंगे, और जो ब्लैक कलर से हैं वो दोनों में होंगे। अच्छा जी, तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना, वो भी माइटोसिस में आयोसिस, तो उसमें इनका काम होता है कि एक से दो, दो से तीन सेल्स बनाने में रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इन रेड, यू कैन सी। बाकी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का बेसिक फंक्शन आप अपनी याद करने के लिए, समझने के लिए समझ लें कि क्लोरोप्लास्ट आमतौर पे पत्तों और फूलों और फलों से रिलेटेड है। पत्ते, फूल और फल किस में होते हैं, इंसानों में या जानवरों में तो नहीं होते, सिर्फ नबातात में होते हैं, पौधों में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर अगेन क्रोमोप्लास्ट और बाकी चीजें होती हैं, क्लोरोफिल वगैरह मौजूद होता है। इसका काम होता है प्लांट के फूड प्रिपरेशन, प्लांट्स डू नॉट रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अपना फूड खुद बनाते हैं। अच्छा, ये तो चीजें हो गई जो डिफरेंस है, बाकी चीजें कॉमन होती हैं। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, वैक्यूल। अच्छा, एक और चीज, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है। एनिमल सेल के अंदर आमतौर पे बहुत सारे वैक्यूल, ठीक है जी। बाकी ये सारे आपने देख लिए, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थ्री इंपॉर्टेंट प्लांट लाइक लाइसोसोम। प्लांट्स के अंदर जो एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम होता है, उसकी जगह प्लांट्स के अंदर लाइटिक वैक्यूल होता है।
although they are not labeled here, plant cells have microtubules and secretory vesicles. इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर. दैट इज इंपॉर्टेंट कि मैं आपको बताना भूल गया था. ये सेल मेम्ब्रेन कह लें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें, एक चीज है. कौन सी? ओके जी, प्लांट और एनिमल सेल के क्या फर्क है? प्लांट सेल इज एन आउटर रिजिड सेल वॉल made of cell wall is animal cell. Only plasma membrane covers. Plant cell has a distinct definite shape because of the rigid cell wall. जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि प्लांट सेल एजी होता है, उसकी वजह यही होती है कि वो बड़ा डेफिनेट एक शेप, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल. बड़ी सख्त सी एक वॉल होती है, तो उसकी शेप को पकड़ने. उसके मुकाबले में एनिमल सेल, क्योंकि उसकी सेल वॉल नहीं होती, तो वो अब उसकी जो शेप है वो थोड़ी फ्लूइड सी होती है. प्लांट सेल contains plastid. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस इज बीन प्लास्ट. जैसे हमने ये प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. तो उनमें से इम्पोर्टेंट क्लोरोप्लास्ट है, जिसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, जिसकी वजह से प्लांट फल पैदा करते हैं. प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. वैक्यूल्स आर फ्यूअर एंड लार्जर. कम वैक्यूल्स होते हैं और बड़े साइज के होते हैं. वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल साइज. एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन द सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट्स. तो छोटे प्लांट्स के अंदर सेंट्रोसोम होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में तो तमाम में सेंट्रोसोम्स होते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन ही उस तरह से. डिक्टियोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं गोल्जी apparatus, इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. ठीक है, गोल्जी बॉडीज हम आगे चल के पढ़ेंगे. गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ lysosomes are found only in the eukaryotic plant cells, जबकि एनिमल सेल्स में तमाम में लाइसोसोम. प्लांट सेल इज लार्जर देन एनिमल सेल. ये इंपॉर्टेंट है. आमतौर पे प्लांट ज्यादा बड़े बड़े सेल से मिलकर बने होते हैं. एनिमल सेल इज स्मॉलर. Mostly starch is the storage material. That is an important thing. Plants अपना food store करते हैं in the form of starch, जबकि animals अपना food store करते हैं in terms of glycogen. During cytoplasmic division, a cell plate is formed in the center of the cell. During cytoplasmic division, furrow appears from the periphery to the center of the cell. You can disregard last point. इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं. Again, क्योंकि ये cell division. सबसे पहला ऑर्गेनेली हम पढ़ते हैं, that is plasma membrane, and I think we are a bit constrained on time to cover as much as I can. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही नाम है. आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल के अंदर, अगर एनिमल सेल है. प्लांट सेल है तो फिर सेल वॉल भी होती है. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से बनी होती है? तो उसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. मोज़ैक का फ्लोर आपने देखा है कि वो जो ग्रे कलर की एक फ्लोर होती है और उसके अंदर छोटे छोटे मार्बल के पीसेस डले हुए होते हैं. तो इसी तरह का फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं कि फ्लूइड होता है और उसके अंदर आई थिंक प्रोटीन के मोज़ैक्स बने हुए होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं: कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. ये 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फ्लूइड के अंदर तैर रहे होते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. ये देख लें आप, ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. ये एक तरह से फ्लूइड है जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, और ये येलोइश प्रोटीन थ्रेड समझ लें. फिर ये ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तमाम उसके अंदर तैर रहे हैं. यू डोंट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, बट यू इफ यू वांट टू यू कैन. इट विल make you score better, but I did not remember to have drawn any such thing. The fluid mosaic model describes the structure of plasma membrane. It indicates that plasma membrane is not solid नहीं है, और इसकी consistency vegetable oil की तरह होती है. आप ऑयल के अंदर पानी डाल के देखें या कोई चीज सॉलिड डाल के देखें, वो उसमें तैरती रहेगी. तो यही चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर. मोज़ैक रेफर्स टू समथिंग दैट कंटेन डिफरेंट मेनी पार्ट्स. ये बात हो गई. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ मोज़ैक ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. अच्छा, अब इनकी प्रोपोर्शन क्या है? 18% प्रोटीन होते हैं, 76% लिपिड. यानी
बेसिकली आमतौर पे या प्रीडोमिनेंटली लिपिड्स हैं. 3/4 ऑफ cell membrane is composed of lipids. No, we do not have to go into depth. Are right. अच्छा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो उसके अंदर 76% प्रोटीन होता है और 24% लिपिड. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो वेरी कर रही है. ठीक है जी. ये हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देख लिया. कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब. अब फंक्शन क्या होता है, एक बड़ा अच्छा क्लियरली बता देगी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी ये हर चीज को अपने थ्रू पास नहीं होने देती और इट ट्राइज टू differentiate between things that can go and that may not go. ठीक है. तो ये इसका पहला फंक्शन है. इसका असल काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. यानी सेल के अंदर कोई चीज आ रही है या सेल के बाहर कोई चीज जा रही है, उसको इसने कंट्रोल करना है. ये इजाजत देता है कि कौन सी चीज सेल के अंदर आ सकती है. सेल के अंदर आप कहेंगे जी सेल के अंदर आने जाने का क्या मतलब है जनाब. उसका मतलब है कि सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं, सेल के अंदर बाकी चीजें आती हैं, वो सारा कुछ गवर्न होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब वो कैसे गवर्न होता है. आपने देखा होगा कि अगर आप परफ्यूम को स्प्रे करें तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं पार्टिकल्स उस तरफ जाते हैं जहां पर कम कंसंट्रेशन होगी उन पार्टिकल्स की. यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. इसको ही कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. यानी हायर से लोअर की तरफ जाना. तो सेल के अंदर कोई चीज जो आ रही है, जैसे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, वाटर आ रहा है, या सेल से बाहर जा रहे हैं जब वो एक्सक्रीशन हो रही है, तो उसको गवर्न क्या चीज करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही उसे गवर्न करता है. कि जी जब कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाती है पानी की, तो लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है पानी, यानी आउटसाइड से इनसाइड. जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक्सक्रीट करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एक्सक्रीट हो जाता है. ठीक है जी. अच्छा जी, एंडोसाइटोसिस एक और काम है. इनटेक ऑफ फूड मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम. वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता रहती है एक जगह से मेम्ब्रेन और फिर फूड इनटेक हो जाता है. अच्छा. फेगोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग और पाइनोसाइटोसिस होता है सेल ड्रिंकिंग. यानी सेल कोई चीज खा रहा है, अपने अंदर खाने की चीज एब्जॉर्ब कर रहा है. ड्रिंकिंग यानी पीने की चीज. साइटोप्लाज्म एक इससे नेक्स्ट ऑर्गेनेली है. साइटोप्लाज्म का मतलब होता है प्लाज्मा. यानी वो तमाम प्लाज्मा या वो लिक्विड जिसके अंदर ये तमाम ऑर्गेनेलीज तैर रही हैं. ये जो पिंक सा आपको नजर आ रहा है ये साइट, या यहाँ पे जो येलो सा है ये साइटोप्लाज्म. यानी ये एक तरह का आप समझ लें दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद. ठीक है. लिविंग कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, पूरा सेल मिलके प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. यानी न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म. और आप कहेंगे भाई न्यूक्लियस के अलावा भी तो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन वो सारे ऑर्गेनेलीज एक्चुअली साइटोप्लाज्म के ऊपर ही तैर रहे होते हैं, तो उनको हम मिलके साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म हैज टू पार्ट्स. दो पार्ट्स हैं ऑर्गेनेलीज, जैसे मैंने आपको कहा, एंड इंक्लूजन्स. यानी हर वो चीज जो खुद एक ऑर्गेनेलीज नहीं है. ऑर्गेनेलीज में क्या चीजें आएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड ऑल अदर, इवन सेंट्रियोल. इनसॉल्युबल इंक्लूजन्स लाइक इनसॉल्युबल वेस्ट एंड सॉलिड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम इंक्लूजन्स कहते हैं. साइटोसोल क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है साइटोप्लाज्म का सॉल्यूशन, यानी सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटो. फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंस फॉर साइटोप्लाज्म. इट हैज 90% वाटर. साइटोप्लाज्म वैसे ही लार्जली वाटर पे कंपोज्ड. contains fundamental molecules of cells in two forms: true solution, colloidal solution. You don't have to go
in their depth. Functions. साइटोप्लाज्म का क्या काम है? स्टोरेज हाउस। भाई तमाम चीजों को घर मुहैया किया हुआ है, रहने की जगह तो ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगर नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर जेली लाइक स्ट्रक्चर नहीं मौजूद होगा, ये तमाम ऑर्गेनेलीज एग्जिस्ट नहीं। Some metabolic processes like glycolysis take place in cytoplasm. Glycolysis जो है वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद contain cell organelles which perform many important functions. तो एक तरह से तमाम जो functions perform कर रहे हैं organelles वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही है ना। अगर साइटोप्लाज्म मीडिया नहीं ना प्रोवाइड, जैसे आपको मेरी आवाज आ रही है थ्रू इंटरनेट आ रही है, इंटरनेट इज दैट मीडियम। इंटरनेट में प्रॉब्लम आपने फेस की या मैंने फेस की तो देखें आपको वो आवाज सही है, ये हमारी क्लास का वो फंक्शन उतना प्रॉपर्ली परफॉर्म। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने पहले सेल डिस्कवर हुआ 17th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिराइव किया। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी सेल का जो फंक्शन है उनको चलाने वाला। इट कंट्रोल्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ सेल। जो डिसीजन मेकिंग है सेल में, क्या आना है क्या जाना है, किस तरह से करना है, सेल डिवीजन का टाइम हो गया है, कौन सी चीजें हमारा डीएनए है या जीन्स है वो भी न्यूक्लियस के अंदर है, कौन से ट्रेड्स पास होने हैं दूसरे सेल को, ये तमाम चीजें नहीं। इस कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी जो सरहद है जो न्यूक्लियस को बाकी साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। न्यूक्लियोलाई सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म समझ लें, न्यूक्लियस का प्लाज्मा जिसके अंदर न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स तैर रहे हैं। एंड क्रोमोसोम। सो 4 पार्ट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफर करता है कि आने वाली औलाद के अंदर, आने वाले सेल के अंदर क्या ट्रेट्स होंगे। आई नो 8:30 हो गए, बट मैं न्यूक्लियस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगी इंशाल्लाह उसमें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है? एक एनवेलप है, एक चादर सी है जिसने न्यूक्लियस को घेर के रखा है ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान डिफरेंशिएशन हो सके। इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही एक तरह से खुल के आउटर मेम्ब्रेन बनाता है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियर कंटेंट होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। हियर वी सी, ये आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस बना हुआ है और ये न्यूक्लियोलाई है। सॉरी न्यूक्लियोलस कह लें अगर एक है, और ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियोलाई। ये जो दरमियान में आपको ब्लू बॉल्स का हाफ कट नजर आ रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि न्यूक्लियर एनवेलप को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन ये जो साथ ये वेसल की शेप की चीजें बनी हुई हैं ये ब्राउनिश कलर की, यही डिफ्यूज होके आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बना रही है। और इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? वो ये है कि जो न्यूक्लियस के अंदर के हिस्से हैं इनको सराउंड कर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फार? आई नो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा हम बहुत स्लो चल रहे हैं या बहुत ही बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, और कुछ को लग रहा होगा हम रश कर रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग आइदर ऑफ द टू। हम एवरेज स्पीड से चल रहे हैं। दोज ऑफ यू who just find it a bit fast may just go through this lecture again, and that is why we are doing it on virtual platform कि you can always refer it back, but still ask questions. ठीक है जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ आ गई हमें। अब न्यूक्लियोलस, डार्कली स्किन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियो मैंने आपको दिखाया वो जो एक हाफ कट बॉल सी बनी हुई थी वो न्यूक्लियोलस है, यानी न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट। न्यूक्लियस में कंटेन 1 और मोर न्यूक्लियोलाई। अगर एक से ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियोलस को हम न्यूक्लियोलाई बोलें। दिस सिंथेसाइज एंड स्टोर्स राइबोसोमल आरएनए। आरएनए और डीएनए होते हैं। डीएनए का काम होता है हेरिडिटरी में, यानी आप समझ लें रिप्रोडक्शन में, जबकि राइबोसोम्स का आमतौर पे काम होता है एनर्जी। सॉरी, हम आगे तभी बता देंगे, अदरवाइज आपको आप समझें कि इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है। आरएनए की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मोटर आरएनए एक होता है, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। तो एमआरएनए और आरआरएनए हम उनको बोलते हैं। मोटर आरएनए का क्या काम होता है? उसका काम होता है मैसेज ट्रांसफर करना न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म से बैक टू न्यूक्लियस। और राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब राइबोसोम क्या है?
एक और सेल ऑर्गेनेली है, वो हम देख लें। क्रोमोसोम का थ्रेड लाइक, क्रोमोसोम्स के हैं जो लास्ट पार्ट, क्रोमोसोम थ्रेड धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर डीएनए जो है वो पैक होके जुड़ा हुआ हो। ठीक है, आप धागे को एक गिठान बांधें या एक गिरह बांधें तो वो जैसे बंध के छोटा सा नहीं नजर आता, उस तरह के डीएनए उसके साथ चिपका हो। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 आर्म्स एंड सेंट्रोमियर। ये मैं आपको स्ट्रक्चर अभी दिखा देता हूँ जब हम लेक्चर खत्म करते हैं। ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज हैव कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में 46 होते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं, फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं, जबकि अनियन में 16। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म इज। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जैसे साइटोप्लाज्म है, एक प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल होते हैं। इसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म सॉल्युबल न्यूक्लियर सैप इनसाइड न्यूक्लियस। सैप होता है सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड। फंक्शंस क्या हैं जी न्यूक्लियस के? कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बच्चे अपने बाप या माँ जैसे क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम और डीएनए ट्रांसफर कर रहे होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मोटर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए आर सिंथेसाइज्ड विद इन न्यूक्लियस। आरएनए सारे न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। दीज आरएनएस आर इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए का बेसिक काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। मोटर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, सॉरी मैं मोटर आरएनए बार बार कह रहा था। मैसेंजर आरएनए मैसेज को लेके जाता है कि मैसेज है क्या। ट्रांसपोर्ट आरएनए यानी उस पे बैठ के मैसेज जाता है। और राइबोसोमल आरएनए उसका काम होता है राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करना। मगर आरएनए का बेसिक फंक्शन। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ। ठीक है जी, that's it. Any questions so far? जी raise your hand. Okay, let me now share one picture of chromosome. So you see, अच्छा जी, ये आप देखिए जी, ये क्रोमोसोम है। ये देखें आप, एक तरह का थ्रेड। ये बड़े मोटे आपको बड़े करके दिखाएं तो बहुत ही छोटी सी चीज। सो क्रोमोसोम की 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है, राइट आर्म लेफ्ट आर्म कह लें, या फिर अपर आर्म लोअर आर्म कह लें। लोअर आर्म बड़ा होता है, अपर आर्म साइज में छोटा। और इन पे ये आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये डीएनए। डीएनए के अंदर सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, बच्चे की आंखों का रंग कैसा होगा, उसकी अपनी स्किन का कलर कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, कौन सी हरकतें करेगा, माँ के रिजेम्बलेंस ज्यादा होगी, बाप से रिजेम्बलेंस ज्यादा होगी, माँ की कोई बीमारियां लेकर आएगा, बाप की कोई बीमारियां लेकर आएगा, आदतें किसकी ज्यादा आएंगी, ये तमाम चीजें डीएनए पर। और ये जो 2 क्रोमोसोम हैं ये फिर जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर पे। ये सेंट्रोमियर से ही फिर सेल डिवीजन होती है यूं लेटरल वेज में, यानी राइट और लेफ्ट में फिर डिवाइड हो जाते हैं, फिर 2 अलग बन जाते हैं। और अगर जैसे आप लोअर आर्म को देखें, जिसको हम लॉन्ग आर्म भी कहते हैं, तो उसमें देखें सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी जो 2 उसके पार्ट्स होंगे, ये जो वी स्ट्रक्चर बन रहा है या इन्वर्टेड वी स्ट्रक्चर, इसमें से हर एक को क्रोमेटिड कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हर एक जी। So we are done. I am sorry we took some time beyond our limit, but it was important that we get to know each other. That's it. Any question, raise your hand or type the question. I will answer. अच्छा, ये दूसरी बात बताइए, आप लोगों को क्या टाइम सूट करता है क्लास के लिए जन साइंस एंड एबिलिटी की टू मोस्ट? You can please type it. What time suits most of you? After 7? Oh God, after 7 is such a
such a tough call from me. Okay, for maybe 1 week हम शायद after 7 नहीं कर पाए, तो I'll try to do it maybe at 10 p.m. मगर give me some time. Maybe tomorrow we will do it at 6, most likely 6 p.m. or 6:30, or we'll evolve. But don't worry, even if you miss out on a lecture, it will be available on CSS Corners channel. Thank you very much. But I'll also see my convenience, because I have a family you could hear my kid's voice. And then I also have my own training balance all these 3 things. But okay, but we'll figure out something. तो maybe इस weekend और फिर next week में हम कुछ ना कुछ finalize कर लेंगे. ठीक है जी. Take care everyone. If you have any question, please write here. You can text me. Avoid texting as much as you can.